जेआरएफ क्वालिफाई है और 4 टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ, सेट भी क्लियर है मेरा। उस टाइम लगा कि इंटरव्यू में जस्ट अपना आपको प्रेजेंट ही तो करना है, हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक हम अभी क्या कर रहे हैं और लास्ट प्रीवियस ईयर्स में हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है, और जितना आपने किया उसकी नॉलेज आपको है तो बस वही तो प्रेजेंट करना है आपने, है ना, सिंपल वे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो माई सेल्फ कंचन फ्रॉम हिमाचल डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, और इस टाइम मैं एचपी गवर्नमेंट में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है अपनी सर्विसेज दे रही हूँ जीडीसी ड्रंगट नाला मंडी में। सो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। मोस्टली मुझे ज्वाइनिंग किए हुए 1 साल से भी ऊपर टाइम हो गया है, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी। काफ़ी टाइम से मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे बोल रही थी कि वीडियोस बनाइए, आप थोड़ा गाइडेंस दीजिए। तो बीच में मैंने गाइडेंस की भी वीडियोस जो है आपके लिए बनाई थी, चाहे वो सिलेबस हो गया पीजीटी कॉमर्स के लिए, वो भी मैंने काफ़ी कोशिश करने के बाद इधर उधर से नोट्स मैंने वो सारे इकट्ठे किए थे, चाहे वो आपकी इकडोल की बुक्स हो, चाहे और भी कोई स्टफ हो। सो मैंने वो सारा प्रोवाइड कर दिया है। वो भी आप जो है मेरे ब्रेन फूड विद चैनल में जो है वो बहुत पहले मैंने अपलोड कर दिया था, वहाँ पे जाके आप प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हो। और इसके साथ ही जो है आपका नेट का सिलेबस भी मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया है, ये मैं आपको बता देती हूँ पहले ही। और आज की वीडियो में मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी जर्नी यहाँ तक पहुँचने की। अभी तो जर्नी बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना बाकी रहता है। सो और साथ में जो है आपके क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के अंडर जो है आते हैं, तो वो भी मैंने कुछ लिए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी मैं, उनके आंसर्स जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे। तो अगर मैं सबसे पहले एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, 1 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा मेरा। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और कॉलेज में पढ़ाने का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल अलग ही होता है इन कंपैरिजन ऑफ टीचिंग इन स्कूल। सो इससे पहले ये स्कूल में भी जो है मैं बता देती हूँ जो नए जुड़े हैं, इससे पहले मैं 2 साल का जो है मेरा एचपी गवर्नमेंट में ही जो है स्कूल कैडर में मेरा जॉब रहा है एज ए लेक्चरर कॉमर्स। और 2021 में दिसंबर 28 को मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग दी थी, और नवंबर 9 2023 में जो है मेरी ज्वाइनिंग कॉलेज में जो है उस टाइम ऑर्डर डले थे, और 13 नवंबर को मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया था। तो इस तरह से मतलब मोस्टली 2 साल होने ही वाले थे मेरा स्कूल में, और उसके साथ ही मेरा कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मुझे कॉलेज में ही जॉब करनी थी, कॉलेज में ही लगना था, कॉलेज में लगना मेरा ड्रीम था। और काफ़ी समय से मैं डटी हुई थी इस चीज़ के लिए कि कब जैसे मेरा कॉलेज कैडर हो, कब जैसे वैकेंसीज निकले और मैं कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम दूँ। और भगवान की दया से जो है सब कुछ बहुत ही अच्छा रहा, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने कॉलेज कैडर का एग्ज़ाम क्लियर करके 2nd पोजीशन जो है मेरिट में ऑल ओवर हिमाचल में मैंने रिसीव करी। और हाँ, उसके साथ ही जो है, और जो मेरा प्रीवियस ईयर का जो स्कूल कैडर का रहा है स्कूल लेक्चरर का, उसमें भी मैंने जो है अच्छे मार्क्स लेके जो है 2nd पोजीशन जो है वहाँ पे रिटेन करी थी। सो ये मेरे लिए और मेरे परिवार वालों के लिए और मेरे टीचर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात थी ये। इस तरह से जो है, और सच बताऊँ तो मेरे गांव में जो है सबसे पहले जो मतलब स्टूडेंट्स या फिर आप समझ लो सबसे पहला बच्चा जो निकला है इस फील्ड में, प्रोफेसर की फील्ड में। सो वो बिल्कुल मैं भाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आगे भी बहुत कुछ करना भी बाकी है, खुद के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। और यस, मैं आपको बता दूँ, कोई भी काम जो है आपका इम्पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप ठान लो किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो आप उससे 100% जब उसको टाइम देंगे तो वो ज़रूर होगा। और मैं भी अगर बात करूँ, अपनी जर्नी शुरू करती हूँ किस तरह से मेरा चाइल्डहुड रहा है, चाइल्डहुड के बाद जो है किस तरह से स्कूलिंग, कॉलेजेस वगैरह और कौन कौन से एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे जो एग्ज़ाम्स क्लियर हैं, मेरा जेआरएफ क्वालिफाई है और 4 टाइम नेट क्वालिफाइड हूँ, सेट भी क्लियर है मेरा, और एचपी टेट क्लियर है 2 टाइम्स, सी टेट 2 टाइम्स क्लियर है, और एपीएस का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया था। और इसके साथ ही टीजीटी एग्ज़ाम भी मैंने 2 बार क्लियर कर चुकी हूँ कमीशन का, लेकिन उसमें जो है हमेशा हिंदी और इंग्लिश में जो है इतना ईजी आता था, लेकिन उसी में मैं थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा रह जाता था मेरा बहुत ही कम नंबर से। सो मेरिट में आते आते टीजीटी नहीं हुआ मेरा, लेकिन जब पीजीटी एग्ज़ाम्स वगैरह नहीं हुए थे तो मैंने टीजीटी ही दिए थे। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि आप सीधा पीजीटी ही दोगे और उसकी वैकेंसीज का वेट करते रहो काफ़ी सालों तक, बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। कोई भी एग्ज़ाम निकलता है, आपका टीजीटी निकलता है, टीजीटी भी फिल कर दीजिए, क्योंकि कॉमर्स वाले बच्चे भी टीजीटी में जो है टीच कर रहे हैं। और अगर बात की जाए आपके
बाकी एग्ज़ाम्स की बिल्कुल सी टेट और एच पी टेट करके जो है, यस, सी टेट क्लियर करके जो है आप के वी एस या नवोदय में जो कंट्रेक्चुअल बेस पे भर्तियाँ निकलती है वहाँ पे भी आप जो है इंटरव्यू दे के जो है वहाँ पे लग सकते हो। और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस जो है इससे पहले रहा है वो मेरा के वी एस हमीरपुर का ही है। सो वहाँ पे मैंने जो है 3-4 मंथ्स, ज़्यादा नहीं 3-4 मंथ्स ही जो है वहाँ पे टीच किया था एज ए लेक्चरर कॉमर्स। और उसके बाद मैंने शुरू कर दी थी अपनी जर्नी नेट की तैयारी के लिए। तो उसके लिए मैं चंडीगढ़ आ गई थी। यस, मैंने भी जो है कोचिंग की हेल्प ली है। सो कोचिंग एक जगह से अगर सफिशेंट नहीं हुआ, वहाँ से मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था मेरे लिए, मतलब काफ़ी कमी रहती थी, तो मैं इंस्टीट्यूट का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहूँगी। सो मुझे कहीं और जो है मूव करना पड़ा था कोचिंग के लिए। तो इसके लिए मैंने जो है शायद वो आपके साथ डिटेलिंग में शेयर भी किया है टेलीग्राम चैनल पे भी, वहाँ पे मैंने बताया है कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो है मैंने कोचिंग ली थी। तो मोहित शर्मा क्लासेस बिल्कुल मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि इसकी मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं जस्ट आपको गाइड कर रही हूँ कि किस तरह से जो है मैंने वहाँ पे ऑनलाइन बैच उनके शुरू किए थे और वहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिली। और इसके साथ ही जो है आपके हमारे और भी यूट्यूब चैनल रहते हैं, वहाँ से भी मैंने जो है काफ़ी सब्जेक्टिव का, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, चाहे वो टैक्सेशन हो गया, वो भी मैंने जो है आपके जो लेक्चरर कॉमर्स की शायद कोई वीडियो है उसमें मैंने पूरे डिटेल में वो वहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से जो है यूट्यूब चैनल जो है आप जा सकते हो, जहाँ से आपको अपने कॉमर्स सब्जेक्ट की जो है काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। ओके, अगर मैं बात करूँ अपनी जर्नी की, तो 5th-6th क्लास तक जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर बात की जाए तो बहुत ही कम वीक थी पढ़ने में। मैं वीकनेस पढ़ने का कारण ये था कि प्रॉपर जो है एक तरह से गाइडेंस नहीं मिल पा रही थी। पेरेंट्स जो है, पापा मेरे सूबेदार मेजर रिटायर्ड हैं, वो आर्मी पर्सन हैं। सो बिल्कुल उस टाइम उनको टाइम नहीं लगता था, तो वो मोस्टली जॉब पे रहते थे। तो जो हमारी मम्मियाँ ही घर में देखा करती थी सारा काम। सो और हाँ, सबसे मेन चीज़ कि मैं अपने दादा दादी के साथ रही हूँ बिल्कुल 25 ईयर्स, जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक उनके साथ ही मैं रहती थी। और उनका बहुत ज़्यादा रोल है मेरी लाइफ में, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, चाहे मुझे पढ़ने के लिए उन्होंने पढ़ने के लिए भी टाइम देना और घर का सारे काम करना, मतलब ये सारी चीज़ें जो है मैंने सीखी हैं जॉइंट फैमिली में रह के। सो ऐसी बात नहीं है कि जॉइंट फैमिली में अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हो तो आपको टाइम नहीं लगता है, आपको वो भी समझते हैं सब चीज़ों को। और बिल्कुल मैं हर एक पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों को जो है बड़ों के साथ, जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ मिक्सअप करें, क्योंकि उन्होंने जो है एक तरह से पूरी लाइफ देखी है और लाइफ का तजुर्बा है उनके पास। और जो कल्चर है, जो वैल्यू सिस्टम है, वो हमारे जो बड़े हैं वही दे सकते हैं। और उनके साथ उठ के बैठ के और चीज़ों को समझ के और जो जो वो बोल रहे हैं वो फॉलो करके ही वो बच्चे सीख सकते हैं इन चीज़ों को। और जिस तरह से जो है अगर मैं बात करूँ बीच में हिमाचल में जो चीज़ें चल रही है, चाहे वो आपका ड्रग्स ले रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है ये सुन के कि हमारे जो यूथ हैं इस साइड को जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे पेरेंट्स का सबसे ज़्यादा रोल रहता है कि किस तरह से उनके बच्चे जो, उनको चाहे वो पैसे भी देते हैं स्कूल के लिए तो वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, और अगर ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहे हैं तो क्यों पैसे वो डिमांड कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी जो है पेरेंट्स को जो है सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ओके, तो बात हो रही है कि किस तरह से मेरा बचपन रहा है, तो बिल्कुल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मैं रही हूँ, घर के सारे काम मैंने किए हैं, चाहे वो घास लाना हो, भैंस से दूध लेना हो, सब कुछ A to Z। अभी आप हंस रहे होंगे कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, सभी कोई भी बिलीव नहीं करता है मेरे ऊपर जब भी मैं ये सारी बातें डिस्कस करती हूँ कि भाई मैंने सारे काम किए हैं, मुझे हर एक चीज़ आती है। सो अभी तो कोई बिलीव नहीं करता है, लेकिन यस, सच यही है कि मैंने सारे काम किए हैं। और +2 तक मतलब मेरा जब, यस, और अगर मैं बात करूँ 5th-6th तक तो थोड़ा हल्की थी पढ़ने में, लेकिन 7th क्लास में या 6th क्लास में मेरे गांव में ही एक दीदी थे, उनके पास जो है ट्यूशन्स मुझे रखवा दी गई थी। यस, और वो दीदी उस टाइम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि आप भी अपने बच्चे को अगर टाइम नहीं दे पा रहे हो तो टाइमली जो है, अब भी जो है टाइमली जो है आप उनको अगर कहीं गाइडेंस प्रोवाइड करवा देते हो, किसी ट्यूशन में स्टार्टिंग से डाल देते हो। यस, अगर वो बच्चा कमज़ोर है, खुद नहीं आप देख पा रहे हो, तो उसको किसी ट्यूशन सेंटर में डाल दो। यस, फीस कम है, लेकिन
थोड़ थोड़े से पैसे लगा के जो है उस बच्चे का ना बेस बन जाएगा, है ना, उसको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब बेस बन जाएगा तो वो बाद में जब बड़ी क्लासेस में होगा तो वो खुद से कर लेगा। ओके। और यस, यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी फ़ोन का भी आप लिमिटेड यूज़ करने दीजिए उनको। और फ़ोन का यूज़ जो है जिस पर्पज़ के लिए जो है होना चाहिए उसी पर्पज़ के लिए उनको फ़ोन दीजिए। और फालतू के एंटरटेनमेंट से उनको दूर रखिए। और बिल्कुल उनको ऑनलाइन क्लासेस होगी फ़ोन्स में, या किसी ने लेक्चर जो है, जैसे कि बहुत सी वीडियोज़ हैं छोटी क्लासेस के लिए, 8th 9th 10th सभी बच्चों के लिए जो है मोस्टली जो है आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी। आप बच्चों को वहाँ से भी जो है उनको देखने की आदत डालिए। ओके। यस। उसके बाद यस मेरा शुरू होता है जब ट्यूशन रखती, तो ट्यूशन रखने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा बेस जो मेरा वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ था। और मैथ में मैं काफ़ी अच्छी हूँ। और बिल्कुल मेरे मम्मी मैथ में भी बहुत अच्छे हैं, वो मैट्रिक पास है, लेकिन किसी रीज़न से जो है बाद में वो पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो लेकिन चलो, मैं मम्मी को आज ये बोलती हूँ कि मम्मी मैं जॉब लगी हूँ, तो मतलब अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप बन गए हो प्रोफेसर। तो इससे बड़ी बात जो है मेरे पेरेंट्स के लिए, या हर किसी पेरेंट्स के लिए जो है कोई नहीं होती है। जब उनका बच्चा जो है, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता है कि हमारे बच्चे जो है यहाँ तक पहुँच पाएंगे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होता है। सो अगर वो चीज़ हो जाए तो फिर सोच लो आप पेरेंट्स कहाँ तक कितना प्राउड फील करते हैं वो। ओके। और बिल्कुल 10th +1 +2 मेरी अच्छी पढ़ाई हुई, 74% से जो है मैंने +2 पास करी थी। उसके बाद ग्रेजुएशंस भी मेरी बीबीएन कॉलेज चकमो से हुई है, प्राइवेट कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन करी है। लेकिन फिर भी मतलब कैसे न कैसे करके परसेंटेज 60 से अबव खींच ली। और बिल्कुल उसके बाद मास्टरी मेरी एमकॉम जो है डिग्री कॉलेज हमीरपुर अणु से हुई है। सो उसके बाद मैंने बीएड कर ली थी। और यस, बीएड के बाद जो है मैंने थोड़ा सा गैप दिया था, और क्योंकि मुझे एमफिल करनी थी यूनिवर्सिटी से। उसके बीच में मैंने 1 साल का जो है प्राइवेट कॉलेज में ज्वाइन किया था एज ए लेक्चरर ही। तो वहाँ पे जॉब करने के बाद मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया एमफिल का। एक बार दिया, नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम पे एमफिल का एग्ज़ाम क्लियर हो गया मेरा। और 15 सीट्स थी वहाँ पे यूनिवर्सिटी शिमला में। सो फाइनेंस में मैंने फिर एमफिल यूनिवर्सिटी से करी। ओके। एमफिल करने के बाद जो है फिर बारी आती है आपके एग्ज़ाम्स को क्लियर करने की, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो भी रहते हैं। यस, तो सबसे पहला जो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था वो था सीटेट का एग्ज़ाम। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो उस टाइम मैं सीटेट की भी तैयारी कर रही थी। और यस, सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, उसके बेस पे ही मैं केवीएस में जॉब कर पाई थी। बाद जब सच में एक बात बोलो, एक एग्ज़ाम क्लियर होता है ना तो उससे आपको इतनी मोटिवेशन मिलती है ना, बहुत ज़्यादा आप मोटिवेट होते हो। फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे अब और भी एग्ज़ाम करने हैं, ये भी कर लेना क्लियर, ये भी करना है। देखो, जब मेरे पास जिसमें डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल थी, वो फाइल्स में मोस्टली 10+2 और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री बीएड यही मार्कशीट थी। जब उसमें सीटेट की एक वहाँ पे मार्कशीट जुड़ गई, सीटेट का सर्टिफिकेट जुड़ गया ना, उसके बाद जो बाकी खाली सीटें थी ना, मैंने सोच लिया कि इस वाली सीट पे मेरे सेट का होगा, इसमें नेट का होगा, इसमें ये वाला होगा, इसमें एचपी टेट का भी क्लियर होगा, मैं सारे सर्टिफिकेट इकट्ठे करूँगी। मैंने उसी टाइम ठान लिया था। सो फिर क्या, फिर देर किस बात की, और मैंने उसी चीज़ पे जो है ध्यान करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी। और बिल्कुल, और मैंने उस टाइम बिना कोचिंग के मैंने एचपी सेट एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट का एग्ज़ाम दिया। और सेट का एग्ज़ाम भी मैंने शायद 2-3 बार हार्डली दिया है। देखो, मैंने अटैम्प्ट बहुत करे हैं, मतलब मैंने बहुत टाइम जो है ऐसे ही अटैम्प्ट देती रही थी, लेकिन वो बिना पढ़े मैंने दिए थे। सो जब सीरीज़ हुई तो तब जाके मेरा सेट शायद 3rd या 4th टाइम निकल गया था। 2016 में मेरा सेट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। तो सेट का एग्ज़ाम पहले क्लियर हुआ, उसके बाद जब सेट क्लियर हो गया तो ये मोटिवेशन हुई मेरे लिए, और मैंने नेट के लिए भी काम करना शुरू किया। और नेट के लिए मुझे ज़रूरत पड़ गई थी कोचिंग की। पहले तो मैं खुद के नोट्स बना रही थी, मुझे पापा बोल भी रहे थे कि कर लो कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन अगर तुम्हें ज़रूरत है, क्योंकि 2016 में ही मेरी शादी हो गई थी। सो उसके बाद पापा ने सोचा कि अब पता नहीं है पढ़ेगी कि कंटिन्यू करेगी आगे कि नहीं करेगी। सो पापा भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ के लिए थोड़ा टेंशन में रहते थे कि आगे जाके जो है क्या करेगी ये, है ना।
क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स ने जो है यहाँ तक आपको पहुँचाया है तो टेंशन तो उनको होती ही है। तो मेरे पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल रहा है, मम्मी पापा का। हमेशा मुझे जब भी बात होनी है हमेशा पढ़ाई के बारे में पूछते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल टेंशन होती है सबको, उनसे ज़्यादा हमें टेंशन होती है। लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं अपने बच्चों को फोर्स करें कि बच्चा थोड़ा और टेंशन में चला जाए, है ना। सो उनको जो है थोड़ा फ्रीली भी छोड़ देना चाहिए। ओके। पर नहीं, मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा जो है मेरे को सपोर्ट किया है हर किसी एंगल से। फिर उस टाइम जब मैं केवीएस में जॉब कर रही थी और 3-4 मंथ्स ही मेरी जॉब रही थी, उसके बाद मैं चंडीगढ़ के लिए चली गई थी। तो 3-4 मंथ्स वहाँ पे कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया और एग्ज़ाम्स मैंने नेट का दिया, उस टाइम नहीं क्लियर हुआ। मेरा नेट जो है आई थिंक 4-5 टाइम्स मैंने नेट का एग्ज़ाम दिया है, तब जाके 6 टाइम, 6वीं बार मेरा नेट क्लियर हुआ है। अगर मैं आपको बता दूँ, यस, 6 टाइम जो है मेरा नेट क्लियर हुआ। जब एक बार नेट क्लियर हुआ फिर तो ऐसा शुरू हुआ ना कि नेट एग्ज़ाम जो है मैं अब मेरा जब नेट का लिया तो जेआरएफ भी कर सकती हूँ मैं, यस। तो मैंने फिर नेट के एग्ज़ाम देती रही। हर साल जो है 2-2 बार एग्ज़ाम निकलता था नेट का, और 2-2 बार ही एग्ज़ाम देती थी। कुछ ही एक साल 2020 का गया है जिसमें मैंने नेट का एग्ज़ाम नहीं दिया है, लेकिन 2018 के बाद मैंने कंटिन्यूटी में जो है मोस्टली नेट के एग्ज़ाम दे रखे हैं। सो 4 बार जो है मेरा नेट क्लियर है। और लास्ट में जब मेरा लेक्चरशिप का भी इसमें बीच में निकल गया था, यस, स्कूल लेक्चरर की अगर मैं बात करूं तो वो भी एग्ज़ाम निकल गए थे। 2021 की में ज्वाइनिंग थी, 2020 में ये एग्ज़ाम निकले थे। अब तो मुझे प्रॉपर डेट भी याद नहीं है। तो 2020 में एग्ज़ाम निकले और मंडी कॉलेज में मैंने स्कूल कैडर का एग्ज़ाम दिया, और उसमें जो है मेरिट बेस पे था सारा ही। और मेरिट बेस के अकॉर्डिंग जो है मेरा सेकंड नंबर पे वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, और इस तरह से मुझे स्कूल लेक्चरर की भी जॉब लगी। और यस, 28 दिसंबर 2021 में मेरी ज्वाइनिंग थी स्कूल में, और जीएसएस मरवाड़ी ऊना हिमाचल में मेरी पहली ज्वाइनिंग थी। सो पहला स्कूल मेरा वो वही था और लास्ट स्कूल भी वही था। ओके। सो इसके बीच में जो है बीच में ही 2021 में जनवरी महीने में मैंने नेट का एग्ज़ाम दे दिया था, और उसी टाइम मेरा रिजल्ट आ गया और उसमें जेआरएफ क्वालिफाई हो गया मेरा। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। और इससे पहले मैं पीएचडी के लिए लगातार ट्राई कर रही थी कि एचपीयू में जो सीटें निकलती है 4-5 जनरल की, वो उसमें नंबर आ जाए। तो 4-5 टाइम्स जो है नेट पीएचडी का एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, लेकिन अभी तक जो है सीट नहीं मिली है, जो कि अभी जारी है। लेकिन हाँ, इसका सोल्यूशन भी मैंने ढूंढ लिया है। अब मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब है आपकी प्रोफेसर्स की, तो इसमें भी जो है कुछ रूल्स होते हैं कि आपको कंटिन्यूटी, जो आपका सर्विस ईयर है, जो आपकी सर्विसेज है, रेगुलर सर्विसेज है, उसके रेगुलर सर्विसेज के 4 साल के अंदर आपकी पीएचडी होना ज़रूरी है। तभी आप जो है कुछ इंक्रीमेंट है उनके बेनिफिट ले पाते हो। अदरवाइज अगर आपकी 4 साल के बाद आप पीएचडी करते हो तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाते हैं। ऐसा कुछ है, जो मुझे कुछ पता चल रही है बातें, वो ही मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो यस, पूछा था किसी ने कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज जो है आपकी भी है। यस, 2 साल जो है कॉन्ट्रैक्ट मैंने एचपी गवर्नमेंट में, तो 2 साल कॉन्ट्रैक्ट मैंने स्कूल लेक्चरर में भी, स्कूल जॉब में भी लगाया था, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट अभी इस जॉब में भी चल रहा है, जो कि दिसंबर में पूरा हो जाएगा। यस, और कॉलेज कैडर में इसकी तैयारी तो मेरी जब से स्कूल ज्वाइन हुआ था उससे पहले ही, जब से 2018 में मेरा पहला नेट क्लियर हुआ था, उसी टाइम जो है कॉलेज कैडर के लिए तैयारी शुरू हो गई थी। तो मोस्टली कॉलेज कैडर का तो सिलेबस वही रहता है जो आपका नेट का सिलेबस रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो अगर आपका नेट क्लियर है आपका, तो फिर आप कॉलेज कैडर का बिल्कुल क्लियरली जो है आप ये क्लियर कर सकते हो। ओके। और इसमें यस, कॉलेज कैडर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप पीएचडी क्वालिफाई हो, बिल्कुल नहीं, पीएचडी बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि आप जब फॉर्म भरते हो तो उसमें बिल्कुल लिखा होता है कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए कॉलेज कैडर में प्रोफेसर बनने के लिए। तो उसमें साफ साफ लिखा होता है कि आपके ओनली 55% जो है एमकॉम के परसेंटेज चाहिए, और आपके जो है नेट या सेट दोनों में से कोई भी अगर एक क्लियर होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वहाँ कहीं नहीं लिखा होता है कि सिर्फ पीएचडी ही चाहिए आपको, वही कॉलेज में जा सकते हैं। तो बहुत से बच्चे जो है इस कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि मेरा कॉलेज कैडर में हुआ तो कई ये सोचते हैं कि इसका पीएचडी है कि नहीं है, इसका कॉलेज कैडर में कैसे हो गया, पीएचडी कॉलेज में तो पीएचडी किए हुए लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब फॉर्म भरते हो तो वो ध्यान से पढ़ लिया करो कि वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है। ओके।
सो रही पीएचडी की बात, तो पीएचडी जो है साथ में चलती रहेगी, कहीं भी एडमिशन जो है मिल जाए उसकी, अच्छी यूनिवर्सिटी हो और वहाँ पे आप पीएचडी साथ में कंटिन्यू कर सकते हो। तो एचपीयू में तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ और मुझे लग रहा है, मैं नहीं चाहती कि रेगुलर होने के 4 साल के अंदर जो है मेरी पीएचडी ना हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी मुझे किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना पड़े तो वो भी मैं ले लूँगी पीएचडी में। ओके, फर्स्ट कैडर का एग्ज़ाम्स हुआ था, शिमला में हुआ था और बिल्कुल जिस हिसाब से हमने इतनी सारी तैयारी की थी उस हिसाब से पेपर बिल्कुल भी नहीं ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं आया हुआ था। सो जैसा भी था हमने पूरा कंप्लीट किया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि क्लियर हो जाएगा। और बिल्कुल एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारा क्लियर हुआ, तभी तो हमारी एंट्री हुई इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू में शुरू होता है फिर आपका अपना जो भी आपकी पर्सनैलिटी रहती है, पर्सनैलिटी हो गई, चाहे वो आपका एकेडमिक हो गया, ऑल ओवर फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दे ऑब्जर्व। सो उसमें सिर्फ आपकी पढ़ाई ही नहीं आती है, उसमें बहुत सी चीज़ें जो है आपका कैलिबर सब कुछ देखा जाता है, चाहे वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन हो और चाहे वो आपकी वहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हो और आपका वहाँ पे प्रेजेंस करने का तरीका और आपकी नॉलेज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। तो बहुत से फैक्टर होते हैं आपके इंटरव्यू में। सो इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैंने जो है वीडियोस वो बना चुकी हूँ पहले, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, ये वीडियो और लंबी जो है खिंच जाएगी, क्योंकि अभी जो है आपके क्वेश्चंस का भी मैंने आंसर करने हैं। ओके, तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया। जब इंटरव्यू चल रहा था तो उसी टाइम जो मेरे को सामने से मुझे जो मोटिवेशन मिल रही थी, जो सामने से मुझे रिस्पॉन्स आ रहा था, उसी से जो है मुझे थोड़ा आइडिया लग गया था कि नहीं मेरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है और मैं अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा और बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रही थी। जिस तरह से जो है हर एक कैंडिडेट जो है अपनी पूरी 100% तैयारी करके जाता है। रिटर्न के एग्जाम के लिए मैं सच बोलूँ इतना ज़्यादा तैयारी करी थी वहाँ पे, लेकिन उससे ज़्यादा तैयारी जो है मुझे इंटरव्यू के लिए करना पड़ी थी। सो इंटरव्यू की तैयारी जब शुरू हुई थी तो बिल्कुल स्कूल ड्यूटी होती थी, स्कूल से आना थी मुझे 3 बजे के बाद जो है अपना काम करना और साथ में पढ़ने बैठना। लेकिन हाँ लास्ट के 2 मंथ में मम्मी साथ में थे, सो उनका काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। सो बिल्कुल इंटरव्यू में ये था कि लोग जो है कहीं से ऑनलाइन मॉक टेस्ट या फिर कुछ ना कुछ देते हैं, डेमो देते हैं। मुझे वो टेंशन थी कि मैं करूँ कहाँ से ये इंटरव्यू की तैयारी। लेकिन मुझे उस टाइम लगा कि इंटरव्यू में जस्ट अपना आपको प्रेजेंट ही तो करना है। हमने अभी तक क्या किया है, अभी तक हम अभी क्या कर रहे हैं और लास्ट प्रीवियस ईयर्स में हमने क्या क्या कर लिया है, ठीक है, और जितना आपने किया उसकी नॉलेज आपको है, तो बस वही तो प्रेजेंट करना है आपने, है ना। सिंपल वे में खुद को प्रेजेंट करना अगर आप सीख गए तो आप इंटरव्यू बढ़िया से वहाँ पे देके आ जाओगे। ओके, तो इंटरव्यू के लिए मैंने किसी की कोई ऑनलाइन ऐप या फिर कुछ कहीं पे भी मैंने नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था और मैं करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे खुद पे बिलीव था कि भाई मैं अपना इंट्रोडक्शन तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि जितना आज तक किया है वो हम प्रेजेंट कर ही सकते हैं कि हमने क्या किया आज तक, है ना। और बिल्कुल सब्जेक्टिव नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, वो तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, है ना। तो वो तो ओबियसली आप वहां तक पहुंचे हो, वहां तक बैठे हो, आपने नेट क्लियर किया है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास है, आपने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, सेट आपके पास है। सो अब आपको जो है पूरे सब्जेक्टिव जो कॉमर्स के हैं उनकी सारी नॉलेज आपके पास है, फिर आप वहां पे तो प्रेजेंट करने से पीछे हट ही नहीं सकते हैं, है ना। तो वहां से जो मुझे क्वेश्चन पूछे जाए आप तो भाई 100% वहां पे अपना दोगे ही दोगे। ओके, ये आपको गट फीलिंग्स और ये कॉन्फिडेंस आप में भी होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ रही बात जो है नेगेटिव कमेंट्स की, जो कि वीडियोस के नीचे होते हैं, देखो गाइस जब हमारे पास जॉब नहीं थी, जब मेरे पास जॉब नहीं थी, तो मैं जो है समझ सकती हूँ कि वो दौर हमारा भी था जब जॉब नहीं थी, तो हम भी ऐसे कमेंट्स पढ़ते थे और ये सोचते थे कि भाई इनकी जो है सिफारिश चलती है, बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है, उन्हीं का होता है वहाँ पे। बिल्कुल नहीं, गलत सोच रहे हो आप, गलती से भी मत सोचना आप ये। ओके, यहाँ पे मैं एवरेज थी स्टार्टिंग से, 5th 6th तक जो है पता नहीं कैसे पहुंची हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंच गई 5वीं 6ठी तक। उसके बाद जब थोड़ा संभलना शुरू किया, गाइडेंस मेरे को मिली, ओके, तो फिर बाद में जो है खुद को संभाला। जब एक एवरेज स्टूडेंट जो है यहाँ तक पहुंच सकता है अपनी मेहनत से, है ना, विदाउट किसी की हेल्प से यहाँ तक पहुंच सकता है, और अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने बड़ों का साथ और अपने पार्टनर हो गए, मैरिड है अगर आप तो अपने लाइफ पार्टनर का साथ हो, घर वालों का साथ हो, तो आप यहाँ तक इजिली पहुंच सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है ना। तो आप भी पहुंच सकते हो यहाँ तक।
ओके। सो यस, हमारी भी सोच होती थी कि नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिफारिश चलती है, ये होता है वो होता है, भाई उसकी तरफ ध्यान मत दो आप, है ना। आपने जॉब करनी है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जितना दिमाग आप इन नेगेटिव चीज़ों में लगाओगे ना, आप कभी भी जो है, जो बाकी चीज़ें हैं पढ़ाई की, दुनिया भर का कॉमर्स है पढ़ने के लिए, है ना, उसके ऊपर ध्यान दो। दुनिया भर की चीज़ें आपको सीखने के लिए, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट, ऑडिटिंग, है ना, आपका ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट, है ना। 100% आप नहीं कर पाओगे, लेकिन 60% या 70% भी आप पूरा पढ़ लेते हो, जितना आपके पास मटेरियल है उतना आप सफी कर लेते हो, पढ़ लेते हो ना, वो सफिशिएंट है आपको एक गवर्नमेंट जॉब देने के लिए हिमाचल में या किसी और स्टेट में, वो काफ़ी है। तो मैं आपसे सिर्फ या आपको सिर्फ एक ही सजेशन देना चाहती हूँ कि जो नेगेटिव कमेंट्स है, नेगेटिव चीज़ें हैं, उनके ऊपर ध्यान देने का टाइम नहीं भैया आपके पास, है ना। आपका जो टाइम है ये बहुत कीमती है। बैठो एक जगह पे, ऑनलाइन कोर्स है तो उसको परचेज करो, उसको बैठ के देखो, वीडियोस देखो, कॉपी पेंसिल सब ले लो, नोट्स बनाओ। और अगर आपके पास वो नहीं है तो अपनी बुक्स जो भी आपके पास है कॉमर्स की, उन सबको पढ़ो, क्योंकि पेपर उन्हीं में से आएगा और वही आपको कल को जाके जो है कॉलेज में पढ़ानी है, वो स्कूल में पढ़ानी है, वो, है ना। सो ऑब्वियसली कुछ टॉपिक जो है आपने अगर छोड़ दिए होंगे पढ़ने से, तो जो कल तो आपको पढ़ाना ही है कॉलेज स्कूल में, तब तो पढ़ने ही पड़ेंगे आपको वो टॉपिक्स, है ना। सो ओके। सो इस तरह से ये पूरी जर्नी रहती है। और ऑब्वियसली मैं आपको भी ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी। और मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो Q&A वीडियो मुझे लगता है अब अलग से बनाना पड़ेगी। सो वो भी मैं शूट करके जल्दी ही जो है वो बना दूंगी। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो जो मुझे मिले हैं। देखो क्वेश्चंस जो रहते थे मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेती थी, लेकिन हुआ ये कि फ़ोन वगैरह ये ख़राब हो गया, फ़ोन का कुछ सेटिंग चेंज होगी, ख़राब हो गया और वो सारे स्क्रीनशॉट सारे ही उड़ गए थे। ओके, फिर मैंने अभी कहीं और वीडियो में जाके जो है अलग अलग वीडियो से आपके क्वेश्चंस उठा के जो है इकट्ठे किए हैं। सो मुझे लगता है अभी वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अलग से वीडियो बनाती हूँ मैं Q&A की। ओके, तो ऑल द बेस्ट। ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, सच में गाइस, आप बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, और बस इतना हमने फोकस रखा कि अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, अपनी मेहनत नहीं छोड़नी है, वो हमने 100% करनी है। जब आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे होंगे तो अपने ऊपर इतना 100% बिलीव हो, कॉन्फिडेंस हो कि आपसे सामने वाला जो भी पूछे क्वेश्चंस, आप उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ऐसी तैयारी आपने करनी है। ओके, और बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक पे काम करो, उस पर तो काम शुरू करना ही पड़ेगा। कॉमर्स का अकाउंटिंग जो फर्स्ट आपका प्लस वन है, वहाँ से शुरुआत करना ही पड़ेगी आपको। ओके, क्योंकि हमारे पास जो है और कोई चांस नहीं है कि आप कॉमर्स से पीछे हट जाओगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपना सब्जेक्ट को छोड़ के कहाँ जाओगे, है ना। जॉब तो आपको अपना सब्जेक्ट ही देगा, याद रखना। और कॉमर्स कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है जितना कि आप लोगों ने सोच लिया है, बहुत ईजी है। बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है, टाइम दीजिए। और बिल्कुल एक टाइम ऐसा आएगा कि उस टाइम जो है आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि वाकई में जो हमने किया है, जो हमने पढ़ाई करी है, वो वर्थ है। और जब आप इस स्टेज पे आओगे ना, तो सच में आपको ना ऐसा लगेगा आर और पार का जो डिफरेंस है ना, वो आप देख पाओगे, जिस तरह से मैं देख पा रही हूँ। जब मेरा ये कॉलेज में एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जब कॉलेज की जो जॉब मिली, अभी जो है आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स जब मिलते हैं, और गवर्नमेंट्स जो है जब आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती है, सो उस टाइम आपको अपनी जर्नी पार वाले एरिया में याद आती है कि किस तरह से जो है कितना डिफिकल्ट टाइम था वो हमारे लिए, है ना। और बिल्कुल अगर बात करें सिचुएशन की, तो बहुत सी सिचुएशन जो है, मल्टीपल चैलेंजेस जो है हर किसी की लाइफ में आते हैं। देखो मैंने तो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर कर दी कि हो सकता है कि सभी के लिए सिचुएशन सेम ना हो, है ना। माहौल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो माहौल मेरे लिए मिला, मुझे मिला, मैंने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लिया, और माहौल मेरे लिए सारा ही माहौल पॉजिटिव रहा, तो मैंने उस माहौल का, पॉजिटिविटी माहौल का पूरा फ़ायदा उठाया और मैं यहाँ तक पहुँच गई, है ना। तो उसी तरह से आपको भी अगर टाइम मिलता है, और बिल्कुल अगर आपके वो लाइफ पार्टनर है, अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर वो आपके फेवर में हैं, आपको सारी सहूलियत अगर आपको दे रहे हैं, तो भाई अब आपकी बारी है कुछ करने की, है ना। तो आपने करना है अब, और बिल्कुल उनको करके कुछ दिखाना है। और कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती है, ये आप याद रखना।
आप सोचते होंगे कि हाँ एकदम से स्कूल, यस कईयों ने तो ये सोचा कि एकदम अभी स्कूल में थी एकदम से प्रोफेसर कैसे बन गई। सो ये चीज़ कोई रातों रात नहीं हुई है, एकदम से नहीं हुई है। इस चीज़ के लिए मैं 2018 से ही लगी पड़ी थी। 2018 से ही मैंने एम बना लिया था कि कॉलेज कैडर में ही मैंने जाना है। ओके ओके गाइज, आई होप ये वीडियो काफ़ी लंबी 33 मिनट की हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा मैंने काफ़ी कोशिश करी है अपने जो भी मेरी जर्नी रहती थी उसको मैंने यहाँ डिस्कस करने की और थोड़ी थोड़ी मोटिवेशन भी आपको देने की। मुझे पता है कि आप खुद समझदार हो और आप करोगे चीज़ें सारी अपने लिए करोगे, बिल्कुल अपने लिए, अपनों के लिए और आने वाले फ्यूचर्स के लिए आपको करना ही पड़ेगा। और बिल्कुल कॉमर्स सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आप, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, इसमें जो है बहुत सारे बच्चे हार मान लेते हैं कि नहीं हम कॉमर्स नहीं पढ़ेंगे, है ना। उनकी वजह से ना पता है क्या हो रहा है, कंपटीशन ना और कम हो रहा है ना। सो ओबियसली अगर आपने 60% कर लिया है कवर, 70% कर लिया कवर, फिर तो आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता एग्जाम्स को, है ना। तो लेक्चरर का भी दीजिए, उसकी भी तैयारी कीजिए, सब कुछ मैंने उसमें शेयर किया हुआ है किस तरह से करनी है। और कॉलेज कैडर का एग्जाम्स तो मोस्टली अभी लेट ही आएगा, यस वैकेंसी से भी लेट आएगी। अभी 2023 बैच तो हमारा था और वैकेंसीज थोड़ा लेट चलती है। अगर बाई लक बीच में आगे वैकेंसीज तो आपके लिए इससे अच्छा मौका नहीं होगा। तो तैयारियों में तो जुटे रहिए, तैयारी करते रहिए, तैयारी कभी मत रोकिए आप। और स्कूल कैडर की तो वैकेंसीज अभी फिल हुई है, हार्डली में ही, रिसेंटली में ही अभी फिल हुई है। ओके, सो वैकेंसीज चलती रहेगी, आप बस अपनी तैयारी रखिए, यही मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल और मे यू ऑल विल अचीव योर टारगेट, योर गोल, और जो भी आपके सपने हो वो सब पूरे हो। बाय बाय।